चालू करें? ओके, वेलकम एवरीबॉडी। तो लास्ट क्लास हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी चालू कर दिए थे क्या? अच्छा, तो केडी हो गया, केपी हो गया। केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, चाहे वो रिडीमेबल हो इरिडीमेबल हो, चाहे अप्रोक्सीमेशन मेथड हो आईआरआर मेथड हो, दोनों से कर लिए। सिमिलरली केपी भी सेम तरीके से दोनों से कर लिए। केई चालू किए थे और केई में अपने गॉर्डन जी का बात सुन रहे थे, और गॉर्डन जी के बात में हमने ये सुना था कि उन्होंने बोला कि केई इज इक्वल्स टू D1 बाई P0 प्लस जी। ध्यान आ रहा है वाला बात? D1 बाई P0 प्लस जी। D1 इज द एक्सपेक्टेड डिविडेंड, डिविडेंड टू बी पेड, डिविडेंड नेक्स्ट ईयर, कुछ भी नाम दे दो। P0 मीन्स करेंट मार्केट प्राइस एंड G मीन्स ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट में गेम है, और ग्रोथ रेट का कैलकुलेशन दो तरीके से होता है, B इंटू आर विच इज रिटेंशन रेशियो इंटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन रेट ऑफ रिटर्न, और दूसरा होता है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ CAGR, जहां हम डिविडेंड कोई एक पर्टिकुलर साल का प्लस 1 प्लस G टू द पावर गैप इज इक्वल्स टू DN करके निकालते थे वैल्यू। गैप इज नथिंग बट N-1। क्या डन है? ये जो पूरा बात हमने किया था, इस बेसिस पे आपको कुछ सम्स दिए गए थे, 2 सवाल होमवर्क करने के लिए, करके आए हैं सब। अच्छा, डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया है तो किस पे वैल्यू मारोगे डिविडेंड निकालने के लिए? EPS। और डिविडेंड रेट दिया है तो फेस वैल्यू। क्या ध्यान रहेगा ये वाला बात? आ जाइए, 2 सवाल आपका होमवर्क था, 9 और 11। 9 नंबर क्या ट्राई किए हैं सब? बताइए, करेंट मार्केट प्राइस कितना है सवाल में? 20 रुपया P0। द नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर इज कितना? 20%। ये 20% किसका मारेंगे? अगर डिविडेंड रेट दिया है तो ये किसका है बताइए? फेस वैल्यू का। अनलेस अदरवाइज मेंशन इट इज ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। तो 10 रुपया का 20% इस 2 रुपया। क्या ये D1 सीधा निकलेगा? क्या ये सीधा D1 निकलेगा? क्यों क्यों क्यों? एक्सपेक्टेड वर्ड है तो इसीलिए इसमें और माथा नहीं लगाना है। यहीं अगर लास्ट ईयर डिविडेंड, डिविडेंड पेड बोलता तो हम इस पे और ग्रोथ ऐड करते। तो D1 आ गया इतना, P0 आ गया इतना, G बताइए कितना दिया हुआ है? 5%। क्या इन तीनों को यूज़ करके हम KE निकाल सकते हैं? बताइए KE कितना आया? 15%। एवरीबॉडी पक्का आंसर सही है? इजी था ये वाला एक प्रैक्टिस के लिए। अब 11 नंबर एक फुल फ्लेजेड सवाल था, जैसा अपने एग्जाम्पल लास्ट वाला किए थे। करंट मार्केट प्राइस दिया है और फ्लोटेशन कॉस्ट भी दिया है, तो हमें मालूम है फ्लोटेशन कॉस्ट आने से क्या होता है, नीचे से P0 नेट हो जाता है। ठीक है, 6 साल का डिविडेंड का ट्रेंड दिया है और उसके बाद बोल रहे हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो सेम है, मतलब वो फिक्स्ड परसेंट है ऑफ EPS। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता हमको इस बात से। एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेक्स्ट ईयर का दे दिया, तो क्या D1 दे दिया? क्या हमें P0 दे दिया? क्या FC दे दिया? ओ माय गॉड, ग्रोथ है ही नहीं सवाल में कि है। किससे निकलेगा सर? ट्रेंड देख के निकलेगा। ट्रेंड देख के हम जानते हैं 10.5 इंटू 1 प्लस G टू द पावर गैप इज इक्वल्स टू 13.4। क्या यहाँ 5 लेना होगा? क्योंकि 6 साल का गैप है तो मतलब 5 साल है बीच में, 6 साल है तो बीच में 5 साल का गैप है। क्या इसको यूज़ करके G निकालना पड़ेगा? हाँ सर, पहला डिविडेंड और आखिरी डिविडेंड, बीच वाले डिविडेंड से लेना देना नहीं। तो बताइए इधर से G का वैल्यू कितना आया? वही डर्टी पावर कंसेप्ट यूज़ किए, 4.99 समथिंग आया होगा, यानी 5%। क्या आया? क्या 5%? चेक कीजिए एक बार सबको। यहाँ कोई दिक्कत तो पूछेंगे कि नहीं सर G नहीं आया हमारा। हाँ वो ठीक है, 999 मतलब 5%, वो पक्का राउंडिंग ऑफ एरर ही है और कुछ नहीं। अरे एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी मिलता है उससे। जैसे अगर आप 8 का क्यूब रूट करोगे डर्टी पावर से तो एग्जैक्ट 2 नहीं आएगा, 2.0000123 ऐसे कुछ आ जाएगा। तो मतलब वो तो एक राउंडेड ऑफ वैल्यू ही है। ठीक है, हम इसको ऐसे कर देंगे 5। पक्का एवरीबॉडी 5 समझ में आ रहा है कैसे आया? अब ये जो 5 आया ग्रोथ रेट, इसको यूज़ करेंगे, D1 यूज़ करेंगे, P0 यूज़ करेंगे और FC यूज़ करेंगे और KE निकाल देंगे। KE इज इक्वल्स टू D1 बाई P0 विच इज़ 150, बट -3 हो जाएगा क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट था, प्लस 0.05 इंटू 100। कितना आया आंसर? हाँ
14.61 6 या 59 इज ऑल गुड। ऑनलाइन लाइव सुनाई दिखाई दे रहा था क्या? होमवर्क डिस्कशन तक आपको समझ में आया सबको ये वाला बात? इजी 2 सवाल होमवर्क दिया गया था और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सीरियस रह के होमवर्क तक तो काम करोगे और इतना आसान आसान तो बना ही लोगे। नहीं बनाए होंगे तो ही नहीं बनेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा ट्राई किए और नहीं बना, ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, ट्राई करेंगे तो पक्का से पक्का बनेगा। क्या एवरीबडी क्लियर है? ये दोनों सवाल जो होमवर्क दिया गया था 9 और कौन सा था 11। आगे बढ़ सकते हैं क्या आज? ओके, मैंने कुछ छोड़वाया था आपको नोट्स, ध्यान है आपको? ये रहा वो जगह जहाँ मैंने आपको बोला था छोड़ के रखिएगा, अपने आके वापस यहाँ बात करेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 2 एरो निकाले थे, मायरॉन गॉर्डन, और एक एरो क्या निकाले थे बताइए? विलियम शार। पक्का एवरीबडी ध्यान आ रहा है ये वाला बात? अब सुनना, आज मायरॉन गॉर्डन ना टोटल 4 फॉर्मूला बता के गए कई निकालने का। कितना फॉर्मूला? 4। अपने जो किए वो कौन सा था? कोई एक, उसमें से कोई एक। ऑफ कोर्स अगर मैं इतना टाइम उसमें दिया हूँ तो वही सबसे बेस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल है। बट जो बाकी का 3 बात उन्होंने कहा, सुन तो ले क्या बोला, और उसके बाद उस बेसिस पे क्या सम्स करना चाहिए कि नहीं। जब तक सम्स ना बोले तब तक नहीं, मतलब अगर सम्स कुछ स्पेसिफाई नहीं करता है तो हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए जो अभी की है, जो अभी की है। और अगर सम्स कुछ बोल दे स्पेसिफिकली कि नहीं मायरॉन गॉर्डन जी का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने, तब फिर वो करेंगे। वैसे वो सारे फॉर्मूला एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, यानी उन्होंने एक ही बात को 4 बार किया है और कुछ नहीं। आप जैसे ही फॉर्मूला देखोगे आप बोलोगे अरे यार सर सेम ही तो बात है, बट इसके अंदर से हम कितना बात निकालेंगे बताइए? 4 बात। और विलियम शार्प जी टोटल एक ही बात बोले हैं, तो विलियम शार्प जी का एक ही फॉर्मूला है, बट मायरॉन गॉर्डन जी के टोटल कितने फॉर्मूला है? 4। क्या मैंने आपको वहाँ गैप छोड़वाया था? छोटा छोटा लिखेंगे, लाइंस छोटा छोटा ड्रॉ करेंगे, क्योंकि नाम लिखना और फॉर्मूला लिखना है बस। पहला वाले का नाम है डिविडेंड अप्रोच। क्या नाम है बताइए? डिविडेंड अप्रोच। सेकेंड वाले का नाम है कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड अप्रोच। तीसरे वाले का नाम है अर्निंग्स अप्रोच। तो मेरे को लगता है चौथा वाला आप खुद बोल देंगे। डिविडेंड अप्रोच, कांस्टेंट ग्रोथ, डिविडेंड अप्रोच, अर्निंग्स अप्रोच, तो चौथा वाला आप खुद बोल देंगे। ट्राई लो, राइट हो जाओगे। कौन सा? अरे नहीं, ये देख के बताओ। डिविडेंड अप्रोच, कांस्टेंट ग्रोथ, डिविडेंड अप्रोच, अर्निंग अप्रोच, तो अगला वाला क्या होगा? कांस्टेंट ग्रोथ अर्निंग अप्रोच। बताइए अभी जो फॉर्मूला सीखे वो कहाँ बैठ रहा है आपके हिसाब से? किस नाम पे बैठ रहा है? ट्राई लीजिए, ट्राई लीजिए कौन सा वाले बात पे बैठ रहा है। वेरी गुड, कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड अप्रोच पे ये वाला बात बैठ रहा है। यानी अभी जो अपने फॉर्मूला सीखे वो था KE इज इक्वल्स टू D1 बाई P0 प्लस G। मैं इंटू 100 बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार जगह बचाने के लिए। बोलिए क्या कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड अप्रोच मॉडल का फॉर्मूला जो अभी अपने किए वो यही है? डन। ट्राई लीजिए पहला वाला क्या बोलना चाह रहा है, तब ट्राई लीजिए पहला वाला क्या बोलना चाह रहा है सर। मतलब इसमें ये बोलना चाह रहा होगा सर कि ग्रोथ बोल के कोई चीज़ ही नहीं है, यानी डिविडेंड ही सब कुछ है। और डिविडेंड हर साल क्या है सर? सेम, क्योंकि डिविडेंड अगर ग्रो कर रहा है तो ग्रोथ रेट आ गया। यानी ये वाला फॉर्मूला जो डिविडेंड अप्रोच मैंने कहा, ये डिविडेंड अप्रोच में KE का फॉर्मूला इज DPS बाई MPS या P0। चलेगा बात? DPS मतलब डिविडेंड पर शेयर, आने वाले साल का बोलो चाहे इस साल का बोलो चाहे कुछ भी बोलो, क्योंकि सर ग्रोथ है ही नहीं। अगर ग्रोथ होगा तब तो ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। कौन सा करेंगे बताइए? सेकंड वाला। तो ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं बताइए? पहला वाला, जब ग्रोथ रेट निकल ही नहीं रहा है, दिया वाला बात ही नहीं है। क्या बोले वर्ड? जैसे लास्ट समझो होमवर्क की है उसमें भी ग्रोथ रेट दिया हुआ था क्या? तो क्या तुम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किए कि सेकंड वाला ही किए? कैसे किए? ग्रोथ रेट निकाले, अपने बुद्धि से निकाले। मतलब अगर बाई चांस ग्रोथ रेट निकल ही नहीं रहा, यानी कि ना तो वो B/R एप्लीकेबल हो रहा है ना ही वो CAGR एप्लीकेबल हो रहा है, तब हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है।
क्या रहना है बात? अदर सबको क्लियर है? सबको ये वाला बात? तो बताओ ना, राइट हो जाओगे बाकी दोनों फॉर्मूला के लिए भी। अर्निंग्स अप्रोच क्या बोलेगा, क्या लगता है? अर्निंग्स अप्रोच, अगर ये DPS बाई P0 है डिविडेंड अप्रोच, तो अर्निंग के लिए ऊपर क्या आ जाएगा? EPS बाई P0। अच्छा लगा ये बात? इसको बोलते हैं अर्निंग्स अप्रोच या कांस्टेंट अर्निंग अप्रोच, जो बोलना है बोलो। और व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट ग्रोथ अर्निंग अप्रोच? ये भी राइट हो जाओगे, मतलब हम सच बता रहे हैं, हम एक ही सिखाया था, बाकी तीनों आप सही बता दोगे। बताओ तो। EPS 1 क्या सही लगा बात? जैसे वो DPS 1 था, यहाँ क्या ले लेंगे? EPS 1 डिवाइडेड बाई बोलो P0 प्लस G। क्या नहीं लगता है फॉर्मूला? यही 4 फॉर्मूला वो बता के गए, जिसमें सबसे घटिया फॉर्मूला है लास्ट वाला। कोई बता सकता है क्यों? एनीबडी? नहीं नहीं, फोर्थ वाला सबसे घटिया है। कोई ट्राई लेना चाहेगा? नहीं, मैं बताऊं इसमें। नहीं, बिल्कुल कॉस्ट अर्निंग्स है, तभी तो ग्रोथ और अर्निंग्स दोनों देखते हैं। डिविडेंड और ग्रोथ क्यों लिया? अच्छा, ग्रोथ फैक्टर क्यों लेते हैं ये बताओ? रिटेन अर्निंग्स के कारण ही तो। और D1 क्या है? डिविडेंड का कारण। तो दोनों ही तो मेरा कारण है। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला, ये जो लास्ट वाला, इतना गंदा क्यों बोल रहा हूँ मैं, घटिया क्यों बोल रहा हूँ, इलॉजिकल क्यों बोल रहा हूँ? वेरी गुड, वेरी गुड। EPS ऑलरेडी इंक्लूड्स रिटेन अर्निंग्स, तो अलग से ग्रोथ आप अगर जोड़ रहे हो तो आप 2 बार रिटेन अर्निंग्स का कंपोनेंट को कैटर कर रहे हो। एक बार EPS में भी आपने क्या ले लिया? रिटेन अर्निंग्स, और एक बार ग्रोथ में भी क्या ले लिया? रिटेन अर्निंग्स। तो रिटेन अर्निंग्स का कंपोनेंट 2 बार कंसीडर किया जा रहा है, एक EPS में भी और एक G में भी। इसीलिए ये वाला मॉडल सबसे घटिया मॉडल है। अगर आप मेरे को क्रोनोलॉजिकली मॉडल बोलो ना कि कौन सा ज़्यादा सही या कौन सा ज़्यादा गलत है, तो मैं रैंक करूँगा, लिखना मत। 1 किसको दिया? ध्यान दिए? कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड मॉडल। 2 अर्निंग्स अप्रोच। क्यों दिया 2 अर्निंग्स अप्रोच? पता है, एक तरीके से ये एकदम सही है, इसमें दोनों चीज़ ही लिया है मैंने। क्या क्या? डिविडेंड और रिटेन अर्निंग, और सिंपल कर दिया इस बात को। फिर 3 और फिर ये 4th। क्या बोलो एवरीबडी? मेरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कैसे गया समझ में आया? कि अगर मेरे को थोड़ा सेंसेबल बात करना हो तो मैं बोलूँगा सबसे पहला सेंसेबल बात था कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड मॉडल, सेकेंड सेंसेबल बात था अर्निंग अप्रोच, फिर था डिविडेंड अप्रोच, और लास्ट में मैं बोलूँगा कांस्टेंट ग्रोथ अर्निंग मॉडल। तो ऑफ कोर्स हम वो जो 2, 3, 4 है वो तब तक यूज़ नहीं करेंगे जब तक सम्स खुद स्पेसिफाई ना करे कि यूज़ दिस मॉडल टू कैलकुलेट KE। तो सर कभी आता है क्या ऐसा एग्जाम में? कभी नहीं आएगा। हमेशा कौन सा मॉडल आएगा बताइए? कांस्टेंट ग्रोथ अर्निंग अप्रोच। हाँ, MCQ है तुम्हारे अब, तो इट में भी तुमसे पूछ ले कि अंडर डिस अप्रोच क्या फॉर्मूला होता है, तो क्या तुमको ध्यान रहना चाहिए कि नहीं? बोलो एवरीबॉडी। वैसे नाम से तुमने खुद डिराइव किया, मैंने तो सिर्फ नामकरण किया, और कई का तो नामकरण तुमने खुद भी कर दिया कि पक्का यही पढ़ाएगा ये आगे। तो ये देखो, ये है बड़ा आसान पूरा सेट, बट अगर मैं पहले लिखता तो आप घबरा जाते। क्या अब अपने एक करने के बाद बाकी 3 देख रहे हैं तो बड़ा आराम लग रहा है कि नहीं? बताइए। परफेक्ट एवरीबॉडी। क्या ये 4 फॉर्मूला लिख चुके हो? पक्का विलियम शार्प जी द्वारा कितने फॉर्मूला है? एक ही, तो उसके लिए छोटा सा जगह छोड़ के रखे हैं, और वो आज सीखेंगे कि क्या बोला उन्होंने बात। बट उससे पहले क्या इसके और सम्स कर ले अपने? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 4। पल्लवी, सृष्टि, अमृता, प्रदीप्ता, विपुल, हर्षिता, इंजमाम, परमिता, पंकज, अनुष्का, तनिष्क। वेलकम। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे प्लीज। लोलू सवाल है, लोलू मतलब यही सब वो सब है जो MCQ वाले, मतलब
जोदू मोदू टाइप के सवाल, मैंने जोदू मोदू बोला, तुम्हारा कान जो सुन रहा है वो नहीं बोला। चिंदी सवाल, चिंदी। कौन सा अप्रोच फॉलो करने बोल रहा है? ईपी अर्निंग बाय प्राइस, यानी एक तरीके से फॉर्मूला ही बता दिया। वो ईपीएस बाय P0 करने बोल रहा है। अच्छा, P0 तो दे दिया 20 रुपया, अर्निंग्स नहीं दिया है। दिया है, दिया है, दिया है। ये सर, ये पूरा लाइन ही क्या है? आफेश, याद है? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या बुलाते हैं? आफेश। ईपीएस का फॉर्मूला आफेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ध्यान है कि नहीं? अरे बेसिक्स, बुड़वक लोग, बेसिक्स इतना तो ध्यान रहेगा। और ये सब तो सर एकदम आसान सा बात है, यानी अर्निंग टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। 60,000 अगर टोटल शेयर्स, टोटल अर्निंग्स है, और शेयर्स कितने हैं? 20,000, तो ईपीएस कितना हो गया? 3 रुपया। तो आंसर क्या हो गया? 3/20 इंटू 100, 15%। क्या इजी था ये वाला सवाल? नंबर 8 क्लियर है सबको? अर्निंग मॉडल के हिसाब से ईपीएस बाई P0। ईपीएस कैसे आया सर? टोटल आफेश डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। वेरी गुड। ऑनलाइन लाइव आंसर करते रहेंगे। अनीश, इंजमाम, कृष्णेंदु, प्रदीप्ता, तनिष्क। डन है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। वो पहले होमवर्क में बना के आया है। 9 और 11 बोला था, तो 10 बना के आया। 10 आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10, पेज 4, एक्सरसाइज बुक नंबर 1, कॉपी नंबर, पेज नंबर। ये कितना पेज में पहुंच गई है? ओ, अब समझ में आया कैसे पहुंची। हाँ, इसमें कैपिटल बजटिंग भी है लगता है। हाँ हाँ, P0 बताइए। P0 40। पेज अ डिविडेंड। ओ माय गॉड, सबसे घटिया वर्ड है मालूम। ये ना D0 बता पाता है ना D1, इसलिए मैंने आपको नोट्स में लिखवा दिया ICAI PAS को क्या वर्ड बोलता है। जैसे देखा जाए तो पेज वर्ड एक तरीके से ना पास्ट टेंस में आता है ना फ्यूचर टेंस में आ पा रहा है, बस एक पेज वर्ड बोल के छोड़ दिया। तो पेज वर्ड के लिए हम क्या कर सकते हैं सर? हो सकता है आने वाले टाइम के लिए बता रहा है कि लास्ट ईयर का बता रहा है। तो मैंने आपको नोट्स में लिखाया है, जाके देखो D1 के भाषा में लिखवाया था कि D0 के भाषा में लिखवाया था। जाके देखो, आपको लिखवाया था कि D1 कुछ ये बोले तो D1 है, कुछ ये बोले तो D0 है। जाके देखो, उसमें एक जगह मैंने वर्ड पेज बोला था, मैंने एक वर्ड पेज बोला था, D0 पे बोला था क्या? चेक करो। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूट पेज वर्ड को कहाँ लेता है? D0 में। वरना एक ठीक है, आपका अजम्पशन हो सकता है कि आप बोलो सर दिस इज D1, बट नीचे लिख के आना पड़ेगा। जनरली मैं देखा हूँ इंस्टीट्यूट ने अगर इस वर्ड को 4 बार यूज किया है तो 3 बार
D1 लिया है, एक बार बहुत पहले इन्होंने इसको D0 लेके भी किया है, बट दोनों केस में आपको D0 जब लिया गया, नीचे अजम्पशन लिखा, ऑल्टरनेटिवली स्टूडेंट कुड हैव टेक सॉरी D1 लिया गया, तब क्या लिखा बताइए, ऑल्टरनेटिवली स्टूडेंट कुड हैव टेकन D0। मैंने अगर पहले बोल दिया 3 बार D1 लिया, तो मैं बता दूं 3 बार D0 लिया, 1 बार D1 लिया, क्या डन है। और उस केस में क्या लिख दिया कि D0 लेके भी सम्स कर सकते हैं। तो हम हमेशा एक ही चीज फॉलो करेंगे और हम इसकी जगह क्या लेंगे बताइए, D0। यानी ये क्या दिया हुआ है बताइए, D0। मैंने आपको नोट्स में इसलिए इसको कहाँ लिखवाया बताइए, D0 के माथे में, क्या डन है ना बात। तो D0 दिया हुआ है, P0 दिया हुआ है, ग्रोथ रेट दिया हुआ है। तो क्या पहले बताइए आप D1 निकालना जानते हो, D0 से D1 10% ग्रोथ बढ़ा के D1 बताइए 2.2, क्या D1 आ गया 2.2 एवरीबॉडी, आप सब कॉपी में लिख रहे हैं, D1 आ गया 2.2, G पता है, P0 पता है, तो KE आ जाएगा क्या, D1 बाई P0 प्लस G, D1 बाई P0 प्लस G कितना आया बताइए, हाँ। और दोनों जन राइट है। अगर कोई इसको D1 लेके भी आता है और आंसर 15% निकालता है, वो भी करेक्ट है, बस उसको अजम्पशन लिखना होगा कि वी हैव टेकन द गिवन डिविडेंड एज D1। डन है ना बात, क्योंकि ये एक बड़ा ही एम्बिगुअस वर्ड है, पेज वर्ड से हम इतना क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं कि ये D0 था कि D1, बट मैंने आपको बता दिया ICI करता क्या है। डन है सबको, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर ग्रोथ रेट चेंज हो गया, ओ माय गॉड, और आपको बोल रहा है मार्केट प्राइस बताओ इस बार, अच्छा तो G चेंज हो गया और उस हिसाब से आपको आने वाले साल का मार्केट प्राइस प्रेडिक्ट करना है, यानी इस साल का मार्केट प्राइस करंट अभी पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट प्राइस प्रेडिक्ट करना है। मतलब पॉइंट 2 करने के लिए क्या कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा, विच इज कि पॉइंट 1 का आंसर कैरी फॉरवर्ड करना होगा, क्योंकि P0 निकालने के लिए तो पक्का KE चाहिए। अब अगर KE नहीं मांग रहा है, P0 मांग रहा है, तो पूरे फॉर्मूला में तुमको KE देना होगा, D1 देना होगा और G देना होगा। तो D1 तो है, G भी है, बस अब क्या करना है, अगर P0 निकालना है तो KE मानना होगा। KE क्या मानना चाहिए, जो पिछले सम्स में आया वही कंटिन्यू कर लेना चाहिए। क्या बोलो, डन हो रहा है ना बात। तो बताइए कैसे निकालोगे अपना इंडिकेटेड मार्केट प्राइस, बोलो P0, या पहले फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला बताइए। KE इज इक्वल्स टू क्या था बताइए, D1 बाई P0 प्लस G। वैसे अपने डायरेक्टली भी P0 का फॉर्मूला जानते थे, यहां से एक तो आ ही जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बट पता है KE का फॉर्मूला P0 के फॉर्मूला से आया था। करेंट मार्केट प्राइस वाज इक्वल्स टू D1 बाई KE माइनस G, जो हमने परपेचुइटी, ग्रोइंग परपेचुइटी का फॉर्मूला देखा था। तो ये तो उसी से तो ये आया है, तो ये तो मेन फॉर्मूला था उल्टा कि P0 इज इक्वल्स टू D1 बाई KE माइनस G। अब कई बच्चे बोलते हैं सर D1 क्या ले, एक मिनट, D1 क्या ले, अब D1 2.2 ले कि 2.22 ले, क्योंकि क्या हो गया वापस से पता है, ग्रोथ रेट चेंज हो गया। अगेन दिस इज एम्बिगुअस पार्ट, आप बोल सकते हो अप्लाइंग न्यू ग्रोथ रेट, न्यू D1 इज इक्वल्स टू अप्लाइंग न्यू ग्रोथ रेट, लिख लो अप्लाइंग न्यू ग्रोथ रेट, न्यू D1 इज इक्वल्स टू, बताइए क्या हो जाएगा। अगर ग्रोथ रेट चेंज हो गया, क्या वो 2.2 10% के हिसाब से आया था ना, क्या ग्रोथ रेट 11% हो गया, तो बताओ डिविडेंड क्या रहा, 2.22 के हिसाब से 2 से 11% जोड़ेगा ना, 10 के बाद क्यों और 11 करेगा, 10 की जगह 11 हो गया, 10 के बाद और 11 हुआ है क्या, 10 की जगह रेट क्या ले लेंगे 11, तो क्या 2.22 समझ में आ रहा है D1। सर हम D1 2.2 लेके किए, अरे भाई ये सब एम्बिगुअस है, ये सवाल इसीलिए नहीं करा रहे हैं कि तुमको एग्जाम में आएगा, तुमको ये समझाना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ बात होते हैं जो एग्जाम में कई बार स्पेसिफाइड नहीं रहते, और उसके लिए तैयार रहना, कुछ भी लोगे राइट है, बस अपना तरीका लिख के आना। यहाँ पे 11 लेके किए, तो बताइए नीचे KE 15.5% माइनस क्या करेंगे 11%, 15.5 आया तो था 2.2 लेके ही, बट सर वो तो अब फिक्स मान के चलेंगे, और फिर ऊपर वाला चेंज हो रहा है बट KE चेंज नहीं होगा, वरना तो G चेंज हो गया, तब तो पूरा KE भी गड़बड़ है।
बताइए ये कितना आया आंसर, इसको पूरा से डिवाइड किया? हाँ 49.3। अमृता आप जो आंसर कर रहे हैं वो तो के ही निकालने का, यहाँ के ही निकालना ही नहीं है। 49.3 एग्जैक्टली 33 रुपीज 49.33 मार्केट प्राइस पर शेयर। आया क्या सबका ये वैल्यू? चेक करो। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 वापस से देखो क्या बोला। 3 में तो के ही बता दिया, चलो अब हमको टेंशन नहीं है। के ही कितना बताया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब के ही, कंपनी का कैपिटल अभी इक्विटी ही है, तो ये के ही दिया। एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट ये क्या है? जी। क्या जी दे दिया? के ही दे दिया। कैलकुलेट मार्केट प्राइस इफ डिविडेंड ऑफ 2 इज टू बी मेंटेन्ड। इस बार सवाल क्या दे दिया बताइए? D1 दे दिया कि आने वाले साल के लिए कितना डिविडेंड रखना है? 2। तो इस बार D1 कितना दिया बताइए? 2। जी दे दिया 10, के ही दे दिया 16। क्या आप P0 निकाल लेंगे? प्लीज निकाल लीजिए। P0 इज इक्वल्स टू D1 बाई के ई माइनस जी। D1 दे दिया 2, बोला आने वाले साल के लिए भी मेंटेन्ड, मतलब आगे भी यही कंटिन्यू होगा। के ई मतलब 16%, ग्रोथ रेट 10%, तो आंसर इज 33.33। बोलिए पार्ट 3 क्लियर है? तो ये एक वन ऑफ द एम्बिगुअस प्रॉब्लम था, इसीलिए क्लास में करवा दिए। है चिंदी बट थोड़ा अजीब लगता अगर घर पे करते तो, कि क्या करना था, 2.2 लेना है, 2 लेना है, 2.22 लेना है, उसी के लिए माथा लगा रहे थे। एवरीबडी क्लियर? 10 नंबर हो गया क्या सबका? पक्का? ग्रेट। आओ क्वेश्चन नंबर 14। ये अगेन एक टीवीएम का सवाल है, पढ़िए एक बार क्वेश्चन नंबर 14, इक्विटी के साथ टीवीएम का सवाल। What do you mean by realized yield approach? Yield approach, IRR approach। और ये एक तरीके से अब इक्विटी रहा ही नहीं, क्यों बताइए? मेहरा ने क्या किया? एक शेयर खरीदा, कितने पे? 1000 रुपए पे। वो डिविडेंड पा रहा था 5 साल तक, कितना परसेंट करके? 10% करके। 5वें साल के एंड में उसने शेयर बेच दिया, कितने पे? 1128 पे। तो बोल रहा है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। 1 मिनट, सामने वाले के लिए कॉस्ट, इस किसके लिए रिटर्न बताओ? इन्वेस्टर के लिए। इन्वेस्टर का रिटर्न, इस सामने वाले का कॉस्ट। ये इन्वेस्टर ने क्या किया बताइए मेरे को? इस इन्वेस्टर ने क्या किया? इस इन्वेस्टर ने आज ये शेयर खरीदा, कितने में खरीदा बोलो तो? 1000 रुपया दिया और ये शेयर खरीद लिया। इसके बदले वो हर साल क्या रिसीव करेगा? डिविडेंड। बट उसने क्या किया? परपेचुइटी तक ना रख के वो शेयर को 5वें साल के एंड में 1128 पे बेच दिया। तो क्या ये पूरा हॉरिजॉन 5 साल का हो गया? क्योंकि 5th ईयर के एंड पे क्या हो गया? ये इतने का वर्थ का सामान। अब बताइए हर साल का डिविडेंड कितना दे रहा है? डिविडेंड कितना है? 100 रुपया। कहाँ से आया सर? डिविडेंड रेट इज 10%। रेट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू एंड सिंस नो ग्रोथ इज गिवन, तो दिस इज कांस्टेंट डिविडेंड अप्रोच। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? हर साल क्या मिल रहा है बताइए? 100 रुपया। और 5वें साल के एंड में इस आदमी ने क्या किया? इस शेयर को 1128 पे बेच दिया। तो के ही निकालना है,
बताओ फॉर्मूला क्या लगाओगे? सर ये तो वो डिविडेंड वाला डिबेंचर वाला सम्स नहीं हो गया? हर साल क्या है बताइए? ये एक तरीके से इंटरेस्ट, ये क्या हो गया? रिडेम्पशन, और शुरू वाला क्या हो गया? RIP। तो ये सवाल एक तरीके से किसका हो गया बताइए? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। तो इस सवाल में कुछ रखा रखा नहीं है, भले ही KE पूछ लिया, बट है ये सवाल किसका बताइए? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। बताइए क्या ये रेट पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दिस विल बी इक्वल्स टू 1000? और क्या KE निकाल सकते हैं? अब पक्का KE निकालने के लिए पहला रेट कुछ अजम्पशन लेना होगा, और याद करो उसके लिए भी आपको एक तरीका, एक रफ आइडिया लगा सकते हैं अपने कि कितना अपना रेट था। बट पहले क्या समझ में आ रहा है? लिखो सेल्फ नोट, लिखो पहले सेल्फ नोट, पहले लिखो सेल्फ नोट, टाइमलाइन बनाओ। बताइए 0 पे इस इन्वेस्टर ने क्या किया? 1000 रुपया का शेयर खरीद लिया, क्योंकि 1000 ही दिया है दाम, तो फेस वैल्यू 1000 ही है और खरीदा भी 1000 पे ही है। बताइए हर साल क्या हो रहा है इसको? 100 रुपया, 10% डिविडेंड मिल रहा है। ग्रोथ रेट इज नॉट गिवन एंड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, देयरफॉर डिविडेंड इज कांस्टेंट एट द रेट 100। एंड व्हाट इज द वैल्यू ही रिसीव्ड ऑन 5th ईयर? एक तरीके से ऐसे बोलूं, ये 1128 क्या है? सुनना, अगर थोड़ा सा भारी करूं कंसेप्ट को और तुमको समझ में आए, तो ये 1128 कुछ नहीं, आने वाले साल का जितना और डिविडेंड्स होता उसका प्रेजेंट वैल्यू है। एक तरीके से इसने परपेचुइटी तक होल्ड ना करके 5वें साल बेच दिया किसी को। जिसको बेचेगा वो उसको किस कारण से बेचेगा कि भाई तुमको दे रहे हैं, अब तुम 6th ईयर से लेके कब तक? इन्फिनिटी तक क्या करोगे? डिविडेंड कमाओगे, और वो डिविडेंड के बदले तुम आज मेरे को कितना दे दो? 1128। तो ये 1128 लॉजिकली सोचा जाए तो है क्या? प्रेजेंट वैल्यू किसका? ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स का। किस फ्यूचर डिविडेंड्स का? 6 से लेके कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो उन सब का प्रेजेंट वैल्यू यहाँ आ चुका है। क्या अल्टीमेटली अपने को तो सारे डिविडेंड्स का प्रेजेंट वैल्यू ही करना है, जिसमें से 6 से लेके इन्फिनिटी तक का प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी किया हुआ है, और वो कितना आ गया बताइए? 1128। किस ईयर के एंड पे? 5th ईयर। 5th ईयर के एंड पे। अभी इसको और बाकी के 5 डिविडेंड को कहाँ पहुंचाना है? 0th ईयर पे। क्या ये एक तरीके का सिंपल सवाल है? लास्ट सम्स किए थे ऐसा अपने, पता है कहाँ? लास्ट सम्स किए थे ऐसा अपने बेसिक्स का, क्लास का लास्ट सम्स था, जिसमें पता है ये निकाले थे अपने, याद है? कांस्टेंट हो गया था 5th ईयर के बाद। पहले का 5 साल सेम था, या 4 साल का मैंने सम्स कराया था, जाके देखो। लास्ट सम्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन बेसिक्स क्लास, लास्ट सम्स जाके देखो। लास्ट सम्स जहाँ मैंने बोला था पहले 4 साल तक डिविडेंड सेम था, या 5 साल तक डिविडेंड अलग अलग था, फिर 5th ईयर से लेके आगे तक डिविडेंड एक कांस्टेंट वैल्यू पे बढ़ रहा था। चेक किए क्या? तो पहले P4 या P5 कुछ निकाले थे, P4 निकाले थे शायद, P4, फिर P4 को P0 तक पीछे लाए थे, एक लमसम अमाउंट और डिविडेंड मिला के दो पार्ट में सवाल को ब्रेक किए थे। 4 साल का डिविडेंड को अलग से प्रेजेंट वैल्यू निकाले थे, और 5th ईयर से लेके इनफाइनाइट का अलग से प्रेजेंट वैल्यू निकाले थे। ध्यान आ रहा है? तो ये जो वो 5th ईयर से लेके इनफिनाइट का प्रेजेंट वैल्यू निकाले थे, वो ऑलरेडी करके दे दिया सवाल। कितना? 1128। अब तुमको बोल रहा है बताओ KE कितना? तो बोलो ये पूरा सवाल एक तरीके से तो नॉर्मल एक KD टाइप का सवाल हो गया, मतलब IRR का सवाल हो गया, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सवाल हो गया। क्या डन है? सबको क्लियर है वाला बात? तो ये पूरा डायग्राम बनाने के बाद नीचे लिखो हेयर, ये सवाल में करना है, हेयर P0 इज इक्वल्स टू, बताओ कितना? 1000। हेयर P0 इज इक्वल्स टू कितना? बोलो 1000। नेक्स्ट, डिविडेंड पर शेयर फॉर 5 years इज इक्वल्स टू ₹100 each। करेक्ट एवरीबडी? करेक्ट एवरीबडी? एंड P5, अच्छा लगा ये वर्ड, प्राइस एट द एंड ऑफ 5th ईयर इज इक्वल्स टू ₹1128। देयरफॉर KE यूजिंग realized yield approach, एरो देखें, P0 इज इक्वल्स टू, बताइए, DPS इंटू AF
के ई कॉमा 5 प्लस बोलिए P5 इंटू डी एफ के ई कॉमा 5। क्या डिविडेंड के लिए ए एफ यूज़ होगा? 5 साल तक है, हर साल 100 और P5 के लिए डी एफ यूज़ होगा। करेक्ट एवरीबडी? तो इक्वेशन आया हमारा कि 1000 इज इक्वल्स टू 100 इंटू ए एफ के ई कॉमा 5 प्लस 1128 इंटू डी एफ के ई कॉमा 5। अब यहाँ के ई वो लेट वाला काम करते हैं, बट उससे पहले एक थोड़ा सा स्मार्ट बुद्धि, रफ टाइप का के ई अगर निकाले तो 1 मिनट, बड़ा आसान होता है। याद है, एक तो ये 100 है हर साल का कॉस्ट, और एक इन दोनों का डिफरेंस। कितना इन दोनों का डिफरेंस बताइए? वही तो करते थे आरपी माइनस आई। अरे अप्रॉक्सीमेशन मेथड में करते क्या थे पहले, तो वो हर साल का जो अमाउंट है प्लस क्या लेते थे, जो डिफरेंस है, बट वो 5 साल में है तो 1 साल का कितना निकालो, तो निकालो 128 डिवाइडेड बाई 5 25.6 और 100 कितना हो गया 125.6 डिवाइडेड बाई क्या करते थे, इन दोनों का एवरेज लेते थे करीब करीब, तो 1000 और 1128 का एवरेज करीब करीब देखो कितना है, 1000 और 1064। तो बस दैट जो आया अपना ऊपर डिवाइडेड बाई 1064 इंटू 100। मैंने जो अभी पूरा बात सिर्फ हवा में किया वो कौन सा मेथड है? एक तरीके से अप्रोक्सीमेशन मेथड जो अपने डेट में लगाते थे। तो ये डेट कैसे है सर? अरे एक तरीके से रिडीमेबल हो गया, चेक करो। रिडीमेबल सिक्योरिटी का कैलकुलेशन हमेशा सेम होता है, चाहे केडी हो चाहे केपी हो, तो रिडीमेबल टाइप का बन गया। केई को मत दिमाग में रखो, ये एक तरीके का क्या हो गया, रिडीमेबल सिक्योरिटी। मैंने तो बेच के इसको रिडीमेबल बना दिया। तो इतना माथा मत लगाओ, आप ऐसे ही रफ कैलकुलेटर में निकालो और बोलो रफली कितना आया परसेंट। 11.8 टाइप्स आया क्या? 11.8 टाइप्स आया क्या? रफ किए, ये कहीं दिखाना नहीं है। एवरीबडी 11.8 टाइप्स आया क्या? बस अब तुक्का क्या करेंगे सर, हम 11 या 12 लेके सम स्टार्ट कर देंगे। क्या करते हैं बताइए? 11 लेके करें तो चलिए, लेट वॉट के ई इज इक्वल्स टू 11%। लेट वॉट के ई इज इक्वल्स टू 11%। स्टार्ट करिए। और याद है क्या लिखते थे? राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू के ई इज इक्वल्स टू 11%, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू इलेवन % पे राइट हैंड साइड निकालेंगे सब। 1 डिवाइडेड बाई 1.11 5 बार इक्वल्स टू जी टी इंटू 100 एम प्लस 1 डिवाइड बाई 1.11 इज इक्वल्स टू 5 बार इंटू 1128 एम प्लस एम आर सी। बताइए कितना आया? 1039.00। तो यही ले लेते हैं एक बार। हाँ, तो पहले ये आया क्या, और जैसे ही ये आया अमाउंट को गिराना है, रेट को बढ़ाना होगा। तो लेट के ई इज इक्वल्स टू क्या करेंगे 12%, और राइट हैंड साइड निकालो। 12% पे सम्स करो। 12% पे वापस से सम्स, पूरा मेमोरी उड़ाओ, फास्ट कैलकुलेशन करने का सीखो। 1 डिवाइडेड बाई 1.12 इक्वल्स टू 5 बार जी टी इंटू 100 एम प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1.12 इक्वल्स टू 5 बार इंटू 1128 एम प्लस एम आर सी इक्वल्स टू 1000 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो अगर आप इंटरपोलेशन लगाओगे भी 12 के बाद 13 का, तो आंसर पता है क्या आएगा? 12.001 टाइप्स। तो आप अल्टीमेट आंसर क्या लिखने वाले हो? 12 ही। यानी इधर आपका रफली 1000 पॉइंट कितना आया बताइए? 53। यानी रफली क्या पकड़ लोगे? इसी को 1000। देयरफॉर के ई इज रफली इक्वल्स टू कितना? 12%। बोलिए डन हो रहा है क्या बात? के ई कितना आ गया? रफली इक्वल्स टू 12%।
डेसिमल्स 50 पैसे का फर्क है, इसीलिए नहीं किए इंटरपोलेशन, एग्जैक्ट ही आ गया 12 पैसा मान। बोलो एवरीबॉडी, क्लियर है? तो यही तो माने, फेस वैल्यू ही तो 1000 मान लिए, आज का वैल्यू जो है वही फेस वैल्यू है, वही इशू प्रोसीड्स है। मतलब शेयर खरीदे 1000 पे और डिविडेंड 10% करके मिल रहा है, तो यही मान रहे हैं कि डिविडेंड का वैल्यू ही कितने का है आज के दिन, 10,000, और फेस वैल्यू भी कितना है 1000। उल्टा ये बोलना चाहिए, सर आज जो शेयर खरीदे हैं 1000 का, तो ये इशू प्रोसीड्स हो गया, इसका मतलब यही क्या था बताइए, फेस वैल्यू, क्योंकि नथिंग मेंशन कि प्रीमियम पे बिका कि किस करंट मार्केट प्राइस पे बिका, तो हम क्या मानेंगे कि फेस वैल्यू पे खरीदे थे। डर है ना बात? कुछ उपाय नहीं है, इसीलिए कर रहे हैं। बोल देता ब्रैकेट में हैविंग फेस वैल्यू 500, तब हम कुछ और करते। बोलो डन है सबको इतना सा बात? के ही 12%, एवरीबडी क्लियर? तो ये तो एकदम चिंदी, मतलब क्या होता है ना, ये सब सवाल देख के उल्टा बच्चा लोग कंफ्यूज होता है कि अरे IRR अप्रोच और ये मैच्योरिटी इसमें कैसे आ गया, मतलब केई में। तो घबराने का कोई बात ही नहीं है, ये एक तरीके से TVM का सम्स है, इसको आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सम्स समझो ही मत। ये एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सम्स है, हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में चीज़ों को डाला और हमारा आंसर आ गया, खत्म। टाइम लाइन में चीज़ों को जचाना है, आंसर खत्म। क्या इस टाइप के बहुत मोनोटोनस सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं? यस। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा डिस्कशन गॉर्डन मॉडल का। अब एक आदमी बच गए हैं, कौन बताइए? विलियम शार्प। आज के दिन उनका नाम, ठीक है, उनके नाम पे पूरा आज का दिन कर लेते हैं और डिस्कशन चालू करते हैं। मिस्टर शार्प, बिल्कुल 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 बहुत जोर से आए थे आज हम, मेरे दिमाग में ये, और देखो क्या क्या बता के गए, मतलब इनका स्टोरी तो लाजवाब है। लिखेंगे एवरीबॉडी, नोट्स कंटिन्यू करेंगे हम। लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? गॉर्डन मॉडल, बहुत लंबा चला गॉर्डन मॉडल, शायद हेडिंग दिए थे 6 का, क्या 6 दे के अंदर क्या लिखे थे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग मायरन मॉडल लिखे थे ना, मायरन गॉर्डन मॉडल। उसको 6 का ए लिख दो, उसको क्या लिख दो बताइए? 6 का ए। ये जो हेडिंग लिखे थे इसको क्या लिख दो? 6 का ए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय मायरन गॉर्डन। तो अब क्या कर देंगे बताइए? 6 का बी। इंटरेस्टिंग, इजी एंड मैं बता दूं, आप ज़्यादा ये वाला सुनना चाहोगे क्योंकि यहाँ मैं शेयर मार्केट की बातें करूंगा, तो आपको मज़ा आएगा सुन के, अरे वाह ऐसा होता है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे और आपको कंसेप्ट बहुत अच्छा लगेगा। डन है? और आगे जाके फाइनल पूरा इसके ऊपर है, यानी फाइनल में हम गॉर्डन जी को साइड हटा के किसका बात सुनते हैं? पूरा शार्प। वहाँ गॉर्डन मॉडल नहीं चलता है, वहाँ कौन सा मॉडल चलता है सर? विलियम शार्प। क्या बोला सर ऐसा इन्होंने? सुनते हैं, बट उससे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय विलियम शार्प। ठीक है? सबसे पहले इन्होंने बोला कि जैसे हम बहुत होशियार है, हम मतलब हम नहीं, विलियम शार्प, वैसे इस दुनिया में जितने लोग भी ट्रेडिंग करते हैं, जितने लोग भी शेयर्स पे ट्रेड करते हैं, जितने लोग भी शेयर्स लेन देन करते हैं, दे आर वेरी मच रैशनल, यानी बहुत होशियार है। जैसे ये जो आजकल का ऐड आता है, ये मार्केट सबका है बॉस, देखते हैं पाजी भी कर रहा है उसमें, देखते हैं कोई रैपर भी उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, कोई नॉर्मल आदमी भी बोल रहा है अरे हम भी तो इन्वेस्ट कर सकता है, यानी ये मार्केट सबका है बॉस जो चल रहा था, ये वो नहीं माने थे। ये बोले थे मार्केट में वही लोग घुसते हैं, जो लोग कौन है बताइए? रैशनल, यानी एनीबडी हु आर ट्रेडिंग, हु आर इन्वेस्टिंग आर वेरी मच व्हाट डू मीन बाय रैशनल? वैसे आई थिंक होशियार वर्ड बोल दे, मतलब वो लोग जो लोग बहुत कैलकुलेटिव चलते हैं, वो ऐसे नहीं है कि जो भी बोल देंगे कर देंगे, वो अपना सारा चीज़ किस बेसिस पे चलते हैं? कैलकुलेशन के बेसिस पे। तो कोई आदमी अपनी इकोनॉमिक्स में बहुत बार ये वर्ड सुने, रैशनल कंज्यूमर, सुने हो ना? रैशनल कंज्यूमर मतलब कौन? जो समझदार है, जो होशियार है। तो यहाँ हम वही वाला बात कर रहे हैं, जो समझदार है और कौन है? होशियार। ऐसा होता नहीं है,
मार्केट में कोई होशियार नहीं है, गजब लोग घुसते हैं और गजब लोग वो नीचे जाते हैं। बट फिर भी हम ये मान रहे हैं जितने लोग भी मार्केट में घुस रहे हैं वो कौन है बताइए? होशियार। तो होशियार है तो वो क्या बोले सुनना, वो बोले इक्विटी होल्डर्स आर सो रैशनल कि उनको मालूम है कि अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाए, किस में लगाए, क्या होता है वो जगह याद है? मैंने वर्ड बोला था, द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट विच इज कॉल्ड द रिटर्न अर्नड एज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। क्या वर्ड बोला सुने? क्यों रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बुलाते हैं इसको? क्योंकि गवर्नमेंट में अगर पैसा लगा रहे हैं तो ये अज्यूम कर रहे हैं ये तो कहीं लेके नहीं जाएगा, ये पैसा तो पक्का मिलेगा। अगर मोदी जी को पैसा दे रहे हैं तो वो कहीं नहीं जाना है। हाँ, मोदी जी को अगर पैसा देंगे वो कहीं इसलिए नहीं जाना है क्योंकि देश का गवर्नमेंट ये माना जाता है कि वो तो कभी फेल नहीं हो सकता। बट मैंने बोला आज के डेट पे ये भी देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट भी फेल हो रहे हैं। ये अब कलयुग, घोर कलयुग का बात कर रहे हैं। बट इससे पहले जब ये कंसेप्ट्स बने थे तब तक ये सब चीज़ नहीं था। तो सर अभी इस सब चीज़ के ऊपर क्या आया? कुछ नहीं आया, अभी तक यही चल रहा है जो बात इन्होंने बताया। क्या बताया इन्होंने? बताइए कि जो भी रिटर्न हम किस में पाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लाइक एग्जाम्पल दीजिए, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट गिल्ड्स, अगर हम इन सब में पैसा लगाते हैं तो हमें जो रिटर्न मिलता है, अगर हम इसकी जगह कोई कंपनी में पैसा लगाए, क्या हमें ज़्यादा रिटर्न चाहिए कि कम रिटर्न चाहिए? क्यों ज़्यादा चाहिए? वेरी गुड, रिस्क ज़्यादा भी नहीं, रिस्क लेना स्टार्ट किए। रिस्क तो था ही नहीं किसमें, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। पहली बार रिस्क कहाँ लेना चालू किए? इक्विटी में पैसा लगा के, और वो भी किसके? कोई एक कंपनी के। अब ये जो कंपनी के शेयर में पैसा लगाए हैं हम, इसके कारण हमको रिस्क के अगेंस्ट क्या चाहिए? एक्स्ट्रा रिटर्न। एक्स्ट्रा वर्ड को आप फाइनेंस में या अकाउंट्स में क्या वर्ड से बोलते हो? एक्स्ट्रा, प्रीमियम। क्या वर्ड से बोलते हैं बताइए? प्रीमियम। यानी वी नीड सम रिस्क प्रीमियम। क्यों रिस्क प्रीमियम चाहिए सर? कारण हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं, किस में पैसा लगाया? कंपनी के शेयर्स में। तो कोई भी जन का जो एक्सपेक्टेशन है वही सामने वाले का क्या है बताइए? कॉस्ट। ये तो शुरू से ही चल रहा है कंसेप्ट कि जितना इक्विटी होल्डर हमसे क्या मांगता है? रिटर्न मांगता है, यानी हमसे अपेक्षा करता है, हमसे रिक्वेस्ट करता है, हमसे चाहता है, वही तो हमारे लिए क्या है बताइए? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यानी कुछ लिख रहा हूं, प्लीज पहले देखना कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी is equals to expected return of equity shareholder which is equals to RF plus company's risk premium। चला ये वर्ड अच्छा, क्या बोले? RF का मतलब ट्राई लो, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। मान लो 6% रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, तो क्या हमको गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे अगर 6 मिल रहा है तो अगर हम रिलायंस में पैसा लगाएंगे तो भी हमको 6 चाहिए कि 6 से क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। तो वही कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट। तो कंपनी को क्या देना पड़ेगा? RF तो देना ही है, क्योंकि वो तो कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है। उसके अलावा और क्या देना है बताइए? बोलिए। रिस्क प्रीमियम। सर कोई जरूरी हमेशा देगा? अरे बुढ़वा, अगर जरूरी होता ऐसा मिलता तो हम यहाँ बैठ के पढ़ा रहे होता, तुम यहाँ बैठ के पढ़ रहे होते, ये मार्केट सबका है होता, फिर सच में सब लोग ग्रो मोर करते। बट इतना आसान नहीं है ना सर, जरूरी थोड़ी है ये आएगा ही आएगा। हो सकता है हम घाटे में चले गए, परसेंट कमाना छोड़िए सर, हम क्या हो गया? घाटे में। तभी तो रिस्क है, रिस्क है तो एक्स्ट्रा है, तो कई क्या होगा? कई बार घाटा भी तो होगा। तो इसीलिए तो इसको क्या बुलाते हैं? जहाँ रिस्क है ही नहीं। ये अगर तुम गवर्नमेंट में लगाओगे, तुम शांति से 5% कमाओ साल भर का और चुपचाप बैठे रहो, कभी उतार चढ़ाव नहीं देखोगे मार्केट का। बट अगर मार्केट का उतार चढ़ाव देखोगे तो किसी दिन ज़्यादा, किसी दिन गिरेगा भी तो। बट ओवरऑल हमारा थिंकिंग तो यही बोलता है कि हमारे को क्या चाहिए बताइए? जितना भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा। वो जो थोड़ा ज़्यादा है उसका नामकरण क्या किया? देखें क्या वर्ड लिखा? कंपनी में जो हमने इन्वेस्ट किया है उसका जो रिस्क है उसके अगेंस्ट हमें क्या चाहिए? प्रीमियम। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा। क्या समझ में आया वाला लाइन? पहले लिखो ये वाला लाइन एवरीबॉडी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर विच इज इक्वल्स टू RF प्लस कंपनीज रिस्क प्रीमियम। लिख लिए यहां तक तो बताना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू
एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर प्लस इज इक्वल्स टू RF प्लस कंपनीज रिस्क प्रीमियम। लिख लिए यहां तक सब कोई? हेयर RF इज इक्वल्स टू, बताइए क्या फुल फॉर्म? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, कॉमा विच इज रिटर्न ऑन डैश सिक्योरिटीज, GOI सिक्योरिटीज। GOI या गवर्नमेंट जो बोलना है बोलो, GOI समझ में आया फुल फॉर्म? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी के लिए वही इंडिया ही है तुम्हारे लिए, वरना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर्ड सम्स में कई बार आता है GOI, तो GOI का फुल फॉर्म क्या हो गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज। क्या डन है सबको इतना सा बात? चलिए लाइक एग्जाम्पल दीजिए। ट्रेजरी बिल्स, सुने हो ये वर्ड? नहीं भी सुने हो तो आज सुन लो। कॉमा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गिल्ड्स बोल के भी एक सिक्योरिटीज़ होते हैं, वो भी एक तरीके से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है जो गवर्नमेंट करती है। जैसे डिबेंचर्स होता है वैसे इन लोग गिल्ड्स बोलते हैं। बॉन्ड्स सब आ गया। सॉरवेन मतलब ही तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स। वही तो बात है। अब तुम सिक्योरिटी बोल रहे हो, अब तुम्हारे अंदर इसमें एक्सेट्रा में सब आ गया। जैसे तुम लोग टैक्स में पढ़े हो, नेशनल सर्टिफिकेट्स में पैसा लगाना, कई ऐसा चीज होता है जिसका डिडक्शंस भी मिलता है, तो सब है, सब जो भी गवर्नमेंट इशू करता है उसमें अगर पैसा लगाते हैं तो वो उसका रिटर्न। क्या बोलो, डन है सबको इतना सा बात? उसको बोलते हैं RF। अब क्या सीखना है बताइए? RF तो सवाल दे देगा, सीखना क्या है? सबसे तगड़ा चीज, मतलब आई थिंक इंटर लेवल में आप सबसे अच्छा चीज कुछ सीख रहे हैं तो वो ये सीख रहे हैं। क्या वर्ड है बताइए? कंपनीज रिस्क प्रीमियम। यही तो पता अगर कर ले तो बढ़िया हो जाएगा ना, अपने भी तो ये मार्केट में घुस पाएंगे, पहला। दूसरा, जब ये आदमी बोल ही रहा है कि ये मार्केट किसके लिए है, रैशनल आदमी लोग के लिए, तो रैशनल बनने का कारण क्या है? जो ये समझता है कि कंपनीज रिस्क प्रीमियम क्या होता है। अगर वो ये समझ जाए तो वो कोई भी उतार चढ़ाव खेलने के लिए रेडी है। तो प्लीज़ अगला कुछ 10-15 मिनट हाई कंसंट्रेशन के साथ सुनना, क्योंकि लास्ट डे मेरे पास कई बच्चे आए थे मेरे से ये पूछने, सर ट्रेडिंग सीखना है, सर ट्रेडिंग करना है, क्या करना चाहिए? देखो आज के डेट पे ट्रेडिंग करने का सबसे बड़ा कारण ये मार्केट देख के सबको लगता है हम भी पैसा कमाएं, पहला। दूसरा, यू हैव लॉट्स ऑफ सेविंग, या नहीं भी है तो तुम कर लेते हो कैसे ना तैसे, पता नहीं कैसे। हमारे टाइम में तो हमारे पास 20 रुपया भी नहीं रहता था दिन के एंड तक। बट अगर आपको ये पैसा पता है आपके पास है और आपको अगर ये सब चीज़ में घुसना है तो इंटर लेवल पे मैं मना इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं बार बार बता दूँ, एक बार आप इसमें घुस गए तो आपका दिमाग सुबह 9 बजने से FM का क्लास नहीं, मार्केट खुला है कि नहीं इसमें रहेगा, और आपका दिमाग 4 बजे तक अविनाश सर के क्लास तक नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक 3:30 बजे तक मार्केट क्लोज होगा और 15 मिनट और जो बफर मिलता है आपको, सब सौदा अगर कुछ काटा हुआ नहीं है तो तब तक आप कुछ ध्यान नहीं लगाओगे। इंटर लेवल पे वी ऑलवेज प्रिटेंड कि सर एक बार नहीं भी ध्यान दे तो चलेगा, सर सेविंग्स है क्या करे, पैसा है खाली थोड़ी रखेंगे, आप ही तो FM में सिखाएं पैसा हाथ में नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, तो SIP करो, SIP यानी क्या करो सर? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, जिसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स में डालो। तो म्यूचुअल फंड में डालो, तुम भूल जाओ पैसा डाल के, वो क्या कर रहा है तुमको उससे मतलब नहीं है, वो कैसे कर रहा है तुमको उससे मतलब नहीं है, बट तुम क्या करके छोड़ दो? म्यूचुअल फंड। आज के डेट में तुम एनालिसिस करके बैठोगे ना, तुम इतने लायक हुए हो, ना तुम्हारा रैशनैलिटी आया है इतना, और ना तुम कर पाओगे। आज के डेट पे तुम चलोगे सिर्फ खबर पे, मतलब सुनने सर कि ये ले लेते हैं तो ले लिए, सुने सर ये बेच देते हैं तो बेच दिए। ये सुनने वाला जो कहानी है ना, इस पे अभी मत जाओ, इस पे जाना बट थोड़ा देर बाद, इंटर लेवल के बाद, जब आर्टिकलशिप का कमाई आए 20% साइड कर लेना और सिर्फ यही करना। क्यों ये करना? इससे दिमाग खुलेगा, जरूर करना,
बट 20% साइड करके, एकदम साइकोलॉजिकल, वी विल टेक कैलकुलेटिव रिस्क एज अगेन, बट आर्टिकलशिप के पैसे से। सर आर्टिकलशिप में कितना मिलता है? एवरेज में 5 से 7 हज़ार तो सबको मिलेगा। तो 5 से 7 हज़ार में 20% अगर हम 1,000-2,000 भी साइड करते हैं तो इट्स गुड कि 1,000-2,000 का हम क्या करेंगे सर, हर महीना कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट सोचेंगे। अब वो 1,000-2,000 में क्या आता है सर, वो बात का बात है, अपने को पहले समझना है कि तरीका तो सोचे। क्या बोलो एवरीबॉडी, पहले ये वाला बात समझ में आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ज्ञान बहुत जरूरी है ये वाला, क्योंकि कई लोग को आज तक मार्केट होता क्या है वो भी नहीं पता। तो मेरे को ठीक से थोड़ा इन डेप्थ जाने का इच्छा है, जाऊं थोड़ा? चलिए सुनना। कंपनीज रिस्क प्रीमियम, कंपनी में यदि पैसा लगाते हैं, मान लेते हैं मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडिया लिमिटेड में अगर पैसा लगाएंगे तो इस कंपनी में कितने रिस्क है सुनना। एक, कंपनी का इनहेरिट रिस्क, क्या वर्ड बोले सुने, इनहेरिट रिस्क, यानी कंपनी का रिस्क जिसको बोलते हैं कंपनी का रिस्क, लाइक कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स के कारण रिस्क, कंपनी के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी के अंदर मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी के अंदर मालिक कौन है, कंपनी का क्या काम चलता है, कैसे काम करता है वो लोग, यानी उनका मैनेजरियल प्रोसेस क्या है। ये एक रीजन है, क्या बताइए, कंपनी का रिस्क का। दूसरा रिस्क फैक्टर है एक्सटर्नल फैक्टर्स, लाइक कंपनी में जो इकोनॉमिकल और ग्लोबल फैक्टर के कारण चेंज आते हैं, जैसे कि जीएसटी लागू हो जाना, डिमोनेटाइजेशन हो जाना, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, रिसेशन आ जाना, वर्ल्ड वॉर हो जाना, वैसे जल्दी ही है ये वर्ल्ड वॉर, तो ये जो वर्ल्ड वॉर हो जाना करीब करीब माई प्रेडिक्शन से 2026 में बम बम गिरेगा, तैयार रहना। जो एयरपोर्ट के पास रहते हैं थोड़ा घर वर दूर ले लेना, ठीक है ना, एयरपोर्ट से दूर चले जाना जितना हो सके, ठीक। चलिए, ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये सब जो फैक्टर्स है, ये सब जो फैक्टर्स है, ये किस पे काम करते हैं बताइए, ग्लोबली यानी इकोनॉमिकली, यानी एक क्या बोले एक्सटर्नल फैक्टर, और कुछ क्या बताया आपको, बताइए इंटरनल फैक्टर, जैसे कंपनी के लेबर लोग स्ट्राइक पे चले गए। इस दोनों रिस्क के कारण कंपनी के शेयर प्राइस क्या होते होंगे, इफेक्ट, कंपनी के शेयर प्राइस क्या होते होंगे, इफेक्ट। बट पता है हमको इन दोनों में से एक फैक्टर से डर नहीं लगना चाहिए। इफ आई एम अ रैशनल इन्वेस्टर, हमको किससे डर नहीं लगना चाहिए, सोचिए और जवाब दीजिए। पहला था इंटरनल, दूसरा था एक्सटर्नल। इंटरनल के कुछ एग्जांपल्स दिए आपको, कंपनी के एम्प्लॉयज लॉकआउट चले गए, स्ट्राइक पे चले गए, कंपनी का की मैनेजरियल पर्सन कंपनी छोड़ के चला गया, कंपनी में कुछ इनहेरिटेड जो मैनेजरियल प्रोसेस थे वो खराब हो गए, और एक तरफ है रिसेशन आना, ओवरऑल जीएसटी लागू करना, गवर्नमेंट चेंज हो जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बताइए किस फैक्टर से आपको लग रहा है कि आपको डर नहीं लगना चाहिए। इंटरनल वाले हाथ ऊपर करेंगे कि इंटरनल फैक्टर से डर नहीं लग रहा है, इंटरनल फैक्टर से डर नहीं लग रहा है। 1 2 3, इंटरनल से डर नहीं लग रहा है। कितने लोग बोल रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर से डर नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर से डर नहीं लग रहा है। तो हो गया रैशनैलिटी का 12 बजा दिए तुम लोग। आंसर इज, हमें किससे डर नहीं लगना चाहिए, इंटरनल फैक्टर। रीजन सुनिए, आपके पास अगर 5,000 रुपया है मान लो, और मैं आपको बोलता हूं 5,000 का रिलायंस का शेयर लेने, या फिर 10 कंपनी में पैसा लगाओ 500-500 करके, जिसमें रिलायंस भी एक है 500 का, जिसमें टाटा भी है एक 500 का, जिसमें आईटीसी भी है 500 का, जिसमें इमामी भी है 500 का, जिसमें सन फार्मा भी है 500 का, जिसमें इन्फोसिस भी है 500 का, जिसमें टीसीएस भी है 500 का, जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर भी है 500 का, इस तरीके से कोल इंडिया भी है 500 का। किस में आप जाना चाहोगे? 5,000 का 5,000 लगा दोगे रिलायंस में, कि 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट करके लगाओगे? क्यों लगाओगे डिस्ट्रीब्यूट करके? सर हम अपना रिस्क को मिटिगेट करेंगे। क्या वर्ड बोला सुने, रिस्क को मिटिगेट। एक में लगाने से रिस्क सबसे ज़्यादा है, कारण अगर वो बढ़ा तो वो बढ़ा, और वो गिरा तो पूरा पैसा गया। जबकि अगर 500-500 करके हर जगह लगाएंगे तो हो सकता है कोई गिर भी रहा है तो दूसरा बढ़ने के कारण क्या हो रहा है बताइए, वो जो गिर रहा है वो उसको सेट ऑफ कर दे रहा है। यानी कंपनी
कब गिरता होगा? दो कारण से, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। वैसे कंपनी कब बढ़ता होगा? दो कारण से, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। बट एक के कारण सिर्फ वो कंपनी इफेक्ट होता है, बाकी कंपनियां इफेक्ट नहीं होती। कौन से के कारण? इंटरनल रिस्क के कारण। तो अगर कोई इंटरनल रिस्क के कारण कुछ चीज़ गिर भी रहा है तो हमको टेंशन नहीं है। क्यों? पता है मेरे पास ऐसे और सिक्योरिटीज़ हैं जिसका क्या हो रहा है बताइए, प्राइस बढ़ रहा है। ऑल दो क्या गिर रहा है बताइए? रिलायंस गिर रहा है। रिलायंस का मुकेश अंबानी मर गया, सपोज, भगवान ना करे, बट मान लो क्या हो गया बताइए, मर गया। आज ही खबर आया अभी 12 बजे कि मुकेश अंबानी इस दुनिया में नहीं रहे। अब अगर मुकेश अंबानी इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो क्या रिलायंस का दाम आज की आज 12 बजे मार्केट में खलबली मच जाएगा? बच गए, आज मार्केट बंद है, बच गए, आज मार्केट बंद है। बट आज अगर मार्केट खुला होता तो क्या खलबली नहीं मच जाता रिलायंस कंपनी में? बट वहीं दूसरे शेयर्स इतने इफेक्ट होते क्या मुकेश अंबानी के मरने से? इतने इफेक्ट होते क्या? नहीं। तो सर अगर उतने इफेक्ट नहीं होते, मतलब मुकेश अंबानी का मरना इज अ इंटरनल फैक्टर फॉर द कंपनी, और उसके कारण हम इतने इफेक्ट नहीं होंगे अगर हम किस में पैसा लगा के रखे हैं, मुकेश के साथ, और किस को दे के रखे हैं, और 10 आदमी को दे के रखे हैं। तो हमको डर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर एक गिर रहा है तो 10 ठो खड़ा है जो उसको बचा रहा है मेरे को गिरने के लिए। तो हमने क्या इन्वेस्ट किया? एक में कि एक पोर्टफोलियो में। व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टफोलियो सर? अ बंच ऑफ शेयर्स, नॉट अ सिंगल शेयर, अ बंच ऑफ शेयर्स। यानी हमने एक कंपनी में नहीं, हमने एन कंपनी में पैसा लगाया, और ये एन कंपनी भी बड़ा डाइवर्सिफाइड था। क्या वर्ड बोले बताइए? डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है हर सेक्टर के कुछ ना कुछ जगह पैसा लगाया। क्या यही काम करोगे आप? तो इसको क्या बुलाते हैं बताइए? बाय इन्वेस्टिंग इन अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। मैंने अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में लगाने की वजह से एक रिस्क को मिटिगेट कर दिया, हटा दिया। कौन से रिस्क को हटा दिया पता है? कौन से रिस्क को हटा दिया? इंटरनल रिस्क। अब हमको डर नहीं लगता कि अगर कोई कंपनी हड़ताल भी करता है, भाड़ में जाए, मेरा एक कंपनी हड़ताल होगा तो बाकी बचा लेगा। तो सर किसके कारण डर लगना चाहिए? एक्सटर्नल। क्यों बताओ? आज अगर डिमोनेटाइजेशन आएगा, आज अगर जीएसटी आएगा, आज अगर वर्ल्ड वॉर आएगा, आज अगर गवर्नमेंट चेंज होगा, क्या एक शेयर इफेक्ट होगा कि सारे शेयर इफेक्ट होंगे? सारे के सारे शेयर्स इफेक्ट होंगे। यानी ये जो सारे शेयर इफेक्ट होंगे, अब मेरा 10 भी है चाहे 20 भी है, वो सब क्या होंगे बताइए? उलट फुलट खाएंगे। हाँ, हो सकता है कुछ ज़्यादा कुछ कम, बट चेंज तो सब होंगे ना। कारण क्या? कारण क्या? एक्सटर्नल फैक्टर। यानी एक इन्वेस्टर जो कि रैशनल है, उसको डर किससे लगता होगा? एक्सटर्नल फैक्टर्स, नॉट विच फैक्टर। और सिंस उसको डर भी नहीं लगता उस चीज़ से, तो उसके बदले रिटर्न भी नहीं चाहिए। हमको एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए भी सिर्फ किसके बदले बताइए? कंपनी के एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्क विथ अ कंपनी, डैश एंड डैश बताइए। इंटरनल रिस्क एंड अनदर वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिस्क। इंटरनल रिस्क का एग्जाम्पल दिया, आज नाम बताता हूँ इसको क्या बुलाते हैं। द इंटरनल रिस्क आर कॉल्ड अनसिस्टमैटिक रिस्क। क्या बुलाते हैं बताइए? अनसिस्टमैटिक रिस्क। और तो बताओ एक्सटर्नल रिस्क को क्या बोलेंगे बताइए? सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टम का जो रिस्क है, सिस्टम मतलब पूरे इकोनॉमी का जो रिस्क है, और जो सिस्टम का रिस्क नहीं है उसको क्या बुलाते हैं बताइए? अनसिस्टमैटिक रिस्क। इन दोनों में से एक रिस्क के बदले हमको रिटर्न नहीं चाहिए, बाढ़ में जाओ। इन दोनों में से एक रिस्क के बदले हमको रिटर्न नहीं चाहिए। क्यों? मैंने उसको अवॉइड कर दिया। कैसे अवॉइड किया? बाय इन्वेस्टिंग इन अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के कारण कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स के रिस्क को मैंने मिटिगेट कर दिया। टेंशन ही नहीं है इसके लिए। तो अब तो इसके लिए जब टेंशन नहीं है तो इसके लिए रिटर्न भी नहीं चाहिए। रिटर्न अब किसके लिए चाहिए? कंपनी के सिर्फ कौन से रिस्क के कारण? सिस्टमैटिक रिस्क विच आर कॉल्ड व्हाट बताइए? बोलिए। मार्केट रिस्क, या बोलो ओवरऑल रिस्क ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्या क्लियर है सबको? इतना सा बात लिखेंगे इसके बाद नीचे। कंपनीज रिस्क प्रीमियम के अंदर 2 एरो बनाएंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्क associated with any company. There are 2 types of risk associated with any company. पहला अनसिस्टमैटिक रिस्क, दूसरा
सिस्टमैटिक रिस्क। पहला अनसिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा सिस्टमैटिक रिस्क। लिखेंगे अनसिस्टमैटिक रिस्क के नीचे, द रिस्क ड्यू टू डैश फैक्टर्स like lockout, comma, retirement of key managerial person, risk due to dash factors like lockout, retirement of की मैनेजीरियल पर्सन एक्सेट्रा, और इधर वर्ड क्या लिखेंगे, इंटरनल, इज कॉल्ड अनसिस्टमैटिक रिस्क। These risks are dash in nature, वर्ड दे रहा हूं, अवॉइडेबल की अनअवॉइडेबल। These risks are dash in nature, अवॉइडेबल की अनअवॉइडेबल। पागल, अवॉइडेबल अभी तो पढ़े कि इसको क्या कर सकते हैं, अवॉइड। कैसे कैसे, बाय इन्वेस्टिंग इन अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। These risks are avoidable in nature by investing in a dash portfolio, diversified portfolio, by investing in a diversified portfolio. Therefore we do not require premium against such risk. इस रिस्क के लिए हमें कोई रिटर्न नहीं चाहिए। डन। बगल में क्या लिखेंगे बताइए, सिस्टमैटिक के नीचे, the risk due to dash factors like government change, लॉकडाउन, ये लॉकआउट था, ये लॉकडाउन है, हाँ, ड्यू टू पैंडेमिक, कॉमा, वर्ल्ड वॉर, अभी का सबसे प्रचलित वर्ड, एक्सेट्रा। ड्यू टू विच फैक्टर बताइए, एक्सटर्नल फैक्टर, इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रिस्क। These risks are dash in nature, बताइए क्या, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। These risks are unavoidable in nature although by investing in a diversified portfolio. Although by investing in a diversified portfolio. Therefore, बताइए, therefore we require premium against such risk. Therefore we require premium
अगेंस्ट सच रिस्क। पता है आपको, एक थ्योरी टॉपिक लिखवा दिया इतना देर में कि सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क का डिफरेंस क्या होता है, और ये आपके लिए एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, दूसरा ये अवॉइडेबल होता है नहीं होता है। तो काफ़ी अच्छे से हमने इसका नोट्स प्रिपेयर कर लिया। क्या कंसेप्ट गया पहले माथे पे, क्या होता है ये वाला बात। अब कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम उस वर्ड को एक बार के लिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बट देखेंगे क्या इस कंपनी रिस्क प्रीमियम को क्या बोलना चाहिए। एनीबडी ट्राई लेगा। अब पूरा नाम क्या लिखूं? कंपनीज डैश रिस्क प्रीमियम चाहिए, कंपनीज डैश रिस्क प्रीमियम चाहिए। वेरी गुड, मार्केट मत बोलो अभी, क्या बोलो? कंपनीज सिस्टमेटिक रिस्क प्रीमियम चाहिए। क्यों? अनसिस्टमेटिक को तो क्या कर दिए, अवॉइड। तो अब सिर्फ किसके अगेंस्ट रिस्क प्रीमियम चाहिए? तो मैंने जो वर्ड इतना देर से लिखाया था उसमें एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब कौन सा रिस्क प्रीमियम चाहिए बताइए? सिस्टमेटिक रिस्क प्रीमियम। क्या होता है सर अब ये सिस्टमेटिक रिस्क प्रीमियम? बस अगर ये समझा देंगे कैसे निकलता है तो काम खत्म। बोलो डन है बात। बट पहले कंसेप्ट धीरे धीरे गया, सुनना क्या होता है। कंपनी चेंज होता है क्योंकि पूरा मार्केट चेंज होता है। मार्केट क्यों चेंज हो रहा है? ड्यू टू डैश फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर। मार्केट का मतलब देखते हैं कितने लोग समझते हैं। क्या ये दो शब्द सुने हो कभी? सुने हो कभी? क्या है सेंसेक्स? एनीबडी? नहीं, सेंसेक्स का मतलब इंडेक्स। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय इंडेक्स? एक मिनट, आप लोग कैपिटल गेन चैप्टर पढ़े हो टैक्स में? कैपिटल गेन्स बोल के सबका हो गया यहाँ? किसी का बचा है कैपिटल गेन बोल के? सुना ही नहीं है आज तक, सुना ही नहीं है। चल रहा है तो ठीक है। रेफर साहिल्स वीडियो, ठीक है ना, वो बोल रहा है। ठीक, सुनना मेरा बात। ये जो इंडेक्सेशन, अच्छा बचपन में एक चैप्टर हुआ करता था मैथ्स में आपका, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स का मतलब क्या होता है पता है? कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। बेस ईयर से करंट ईयर के बीच का वैल्यू जो चेंज हुआ है, इसको बोलते हैं एक इंडेक्स। कि बेस ईयर में जो दाम था आज के दिन में कितने का दाम हो गया। तो अगर आप सेंसेक्स का बात करते हो और निफ्टी का बात करते हो, ये है क्या सर? ये ओवरऑल मार्केट, शेयर मार्केट में कंपनी का दाम क्या हुआ वो बताता है। सर इसमें कितने कंपनीज है सर, और ये किसका है? सेंसेक्स इज एन इंडेक्सेशन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, whereas Nifty 50 is a index of national stock exchange. In India there are many other stock exchange like Calcutta Stock Exchange जो सबसे ओल्डेस्ट है, बट आज के दिन में वो सिर्फ नाश्ता के लिए जाना जाता है। अब वो कहीं भी शेयर ट्रेडिंग के लिए नाम ही नहीं सुनते हैं। बट सबसे पहले जो ट्रेडिंग सबसे बड़ा हुआ करता था वो कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में हुआ करता था। और आज के डेट में वो आप लोग सुबह सुबह जाते हैं अपने गाड़ी में परिवार के साथ, क्या करने? बाहर नाश्ता करने, शेयर खरीदने नहीं। तो वो जगह आज के दिन में नाश्ता के नाम से फेमस हो गया है और बॉम्बे में चला गया इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल। जबकि पहले कैलकाटा वॉज द फाइनेंशियल एज वेल एज कैपिटल ऑफ इंडिया, बट ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक दिल्ली चला गया और एक बॉम्बे चला गया। फाइनेंशियल कैपिटल बॉम्बे बन गया और दिल्ली कैपिटल बन गया पूरा देश का। इसके वजह से जो मेन बॉडी है फाइनेंस का वो वहाँ है। क्या क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों का बॉडी वहीं पे बैठा है। ये दोनों क्या है सर? ये दोनों कुछ नहीं है। ये एक सेबी के द्वारा एक लिस्टेड कॉरपोरेशन है जो बोलते हैं कि कंपनीज मेरे यहां आके अपने आप को क्या करवा सकते हैं? लिस्ट कराने का मतलब क्या होता है सर? लिस्ट कराने का मतलब है अब उस कंपनी के शेयर्स एक नॉर्मल आदमी भी घर बैठे बैठे खरीद सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी। तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी में कोई भी इंडिविजुअल अपना पैसा लगा सकता है। अब पूरे मार्केट में तो बहुत सारे कंपनीज होंगे जो अपना शेयर लिस्टेड करके रखे होंगे। बिल्कुल सर, क्या उन सबका प्राइस लेके ये सेंसेक्स का इंडेक्सेशन बना होगा? अगर ऐसा करने जाएंगे तो इंडेक्सेशन बनाने में टाइम लगेगा और वो इंडेक्स हर टाइम चेंज होना चाहिए। क्यों बताइए? हर पल बदलता है।
आज मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको क्योंकि आज बदल नहीं रहा है, बट अगर मैं आपको सिर्फ सर्च करके दिखाऊं, सिर्फ सर्च कि कंपनी का क्या देखना चाहते हैं हम, बताइए। सेंसेक्स टुडे, बट आज मार्केट बंद है तो ये फ्लक्चुएट नहीं होगा। ये कब का दिखाएगा आपको मालूम? ये आपको कल तक का दिखाएगा। कल क्या था बताइए? संडे। और लास्ट कब है? देखो 24 तारीख, यानी फ्राइडे का लास्ट डेटा है, क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है और मंडे भी बंद। तो ये कब का डेटा है बताइए? बोलिए। फ्राइडे का। कितना दिखा रहा है आपको? 65,970। व्हाट डू मीन बाय दिस 65,970 सर? सर जब से चालू हुआ था उससे अभी तक मार्केट इतने से बढ़ गया। मतलब अगर उस दिन कोई शेयर का दाम 100 रुपया था तो आज उसका दाम इतना रुपया हो गया। क्या आप बोल रहे हो सर? हाँ, वो इंडेक्सेशन है रे। और ये कब इनकॉर्पोरेट हुआ आपको आइडिया भी है? 1986, 1 जनवरी 1986 को इनकॉर्पोरेट हुआ था ये। इसके अंदर कितना रुपया है जानते हो? एक बार देखोगे, तुम्हारा मुंह से अगर निकले वर्ड तो मजा आए। देखो, रुपीज 301.7 लाख करोड़, यानी अगर डॉलर में बात करें तो यूएस डॉलर 3.8 ट्रिलियन रुपीज है। इंडिया गरीब देश है? इंडिया क्या गरीब देश है? ये कहाँ है पता है? ये सिर्फ मार्केट का कैपिटलाइजेशन वैल्यू है, और वो भी एक का। किसका? सेंसेक्स का। ये कब के हिसाब से है? जुलाई 23 के हिसाब से मार्केट में इतने रुपए हैं अभी। अब ये जो मार्केट में इतने रुपए हैं सर, ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आप बोल रहे हो ट्रेड होता है, ये 44.77 माइनस, मतलब क्या बता रहा है कि उस दिन मार्केट 44.77 पॉइंट्स गिरा। बट आप ये ट्रेंड देख के देख सकते हो, शुरू में क्या हुआ होगा? कुछ बढ़ा, पहले चालू यहाँ से हुआ, गिरा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ रहा है, फिर अचानक से देख रहे हो गिरा 1-1:30 बजे के टाइम, फिर वापस अपना पकड़ा। अंत में ये शुरू और लास्ट का वैल्यू देखे तो सिर्फ 44 पॉइंट से गिरा। ये जो पूरा अपने उतार चढ़ाव देखते हैं, ये हर सेकंड, हर पल बदलता है। और अगर ये हर पल बदलता है, इसमें सारे शेयर्स ले ले तो कितना टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में, कितना टाइम लगेगा इंडेक्सेशन करने में। जैसे आप लोग जो कैपिटल गेन्स में पढ़े हो, आप लोग जो इंडेक्सेशन यूज करते हो उसको बोलते हैं CLI, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, या फिर आप उसको बोलते हो CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इस तरीके से आप करते हो। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स यूज करके आप क्या निकालते हो? उस दिन से आज के दिन का प्राइस क्या चेंज हो गया। अगर उस दिन ये सामान इतने का था तो आज के दिन कितने का। वैसे ही ये है। और ये जो इंडेक्सेशन आया, ये इंडेक्सेशन पक्का सारी कंपनीज का नहीं है सर। किसका लेके रखते हैं सर ये लोग? टॉप 50 कंपनीज। कितने बोले? 50। बट आज के डेट पे टॉप 50 है। पुराने जमाने में, यानी जब ये बना था तब कितना है बताइए? 30। और 50 इसलिए निफ्टी बना। और पहले कितने का चलता था? 30। यानी सेंसेक्स इज मेड फ्रॉम टॉप कितने? 30 कंपनीज। 30 कंपनीज जितने होते थे उस समय के, वो हर बार चेंज होते हैं, हर दिन चेंज होते हैं। और वो 30 में भी चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है फिक्स है कि सर उस दिन जो 30 कंपनी था आज भी वो है, नहीं, हर दिन चेंज हो सकता है। और वो जो टॉप 30 कंपनीज ऑफ एवरी सेक्टर्स के जो भी 2-4 लेके उनका इंडेक्सेशन किया जाता है, और उस हिसाब से प्राइस बताया जाता है कि मार्केट इतना चल रहा है। इसका मतलब क्या कोई जरूरी है सारे शेयर्स इतने से गिरे होंगे? या कोई ज़्यादा कोई कम, कोई ज़्यादा कोई कम, और कोई बढ़ा भी होगा? तो ये कुछ नहीं है। ये बस किसके वेटेड एवरेज है? 30 कंपनीज के। किस में बताया ये आपको? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वैसे ही एक और कौन सा है बताइए? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो भी लेट थोड़ा चालू हुआ था। और वो किस पे बेस्ड है बताइए? टॉप 50 कंपनीज। इसको बोलते हैं मार्केट। इसको क्या बुलाते हैं बताइए? मार्केट। ये जो मार्केट में उतार चढ़ाव होता है इसको हम बुलाते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। क्या बुलाते हैं बताइए? बताइए मार्केट क्यों चेंज हो रहा होगा? किस फैक्टर के वजह से? वेरी गुड, ओनली किस फैक्टर की वजह से? तो एक्सटर्नल फैक्टर का सबसे पहला इफेक्ट किस पे दिखता है? इस दो चीज पे, यानी किस पे? सेंसेक्स पे और निफ्टी पे। तो अगर सेंसेक्स चेंज हो रहा है और निफ्टी चेंज हो रहा है, क्या वो शेयर्स अंदर वाले भी गोलमाल हो रहे हैं? तो हमको जो एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए वो सबसे पहले तो जितने से मार्केट उतार चढ़ाव कर रहा है उसका रिटर्न चाहिए, जिसको बोलते हैं मार्केट्स रिस्क प्रीमियम। क्या बुलाते हैं? मार्केट रिस्क प्रीमियम। बट क्या कोई ज़रूरी है? मार्केट अगर 10% से गिरा तो शेयर भी 10% से गिरेगा? क्या कोई ज़रूरी है? मार्केट अगर 10% से बढ़ा तो शेयर्स भी सारे 10% से बढ़ेंगे? क्या चेंज हो सकता है इसमें? बिल्कुल। अब जो ये परसेंटेज चेंज अलग अलग होता है, ये हर एक कंपनी टू कंपनी मैटर करता है।
जिसको बोलते हैं अगर मार्केट 1% से चेंज हो और कंपनी उसके बियॉन्ड अगर 2% से चेंज हो रहा है, द रिस्क इज कॉल्ड बीटा। क्या बुलाते हैं बताइए? बीटा। बीटा इज अ सिस्टमैटिक टूल, स्टैटिस्टिकल टूल टू मेजर व्हाट कंपनीज सिस्टमैटिक रिस्क। जो कि कंपनी चेंज हो रहा है अगर किस कारण से, मार्केट के उतार चढ़ाव से। बट मार्केट अगर 10% से बढ़ रहा है, जरूरी नहीं है कंपनी भी 10 से बढ़े, हो सकता है थोड़ा कम से बढ़े या थोड़ा ज्यादा से बढ़े। सर इसका कारण क्या है? कंपनी का नेचर। जैसे कि आप एक बार ठंडा दिमाग से अगर सोचो, कोविड आया, सारे कंपनीज इफेक्ट हुए, बट कुछ कंपनीज है जो कम इफेक्ट हुए। लाइक मैं बता रहा हूँ फार्मास्यूटिकल, उल्टा वो तो कंपनी था जो शायद दाम बढ़ा होगा, मतलब एकदम अजीब दूसरा सिनेरियो होगा उनके साथ। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, अच्छा फूड इंडस्ट्रीज, क्या ये सब कुछ इंडस्ट्रीज है जो उतार चढ़ाव से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ते। बट जो बाकी के कंपनीज है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है ना, होटल इंडस्ट्रीज, ये सब क्या हुए होंगे बताइए? बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे। तो ये जो कंपनी के उतार चढ़ाव है, ये डिपेंड करते हैं कंपनी किस नेचर का है। एक नेचर होता है साइक्लिकल और एक नेचर होता है नॉन साइक्लिकल। बताइए साइक्लिकल मतलब क्या लग रहा होगा? साइक्लिकल जो बहुत ज़्यादा चेंज होता है साइकिल, और नॉन साइक्लिकल जो इतना चेंज नहीं होता। जनरली नॉन साइक्लिकल कंपनीज आर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फूड इंडस्ट्रीज, जो क्या नहीं होते बताइए? ज़्यादा चेंज नहीं होते। तो ऑफ कोर्स उनका जो फैक्टर है वो थोड़ा कम बढ़ेगा गिरेगा, और वहीं जो बाकी की कंपनीज है उसके थोड़ा ज़्यादा कम होगा। तो ये जो फैक्टर है कि मार्केट अगर 2% से बढ़ा बट कंपनी डबल से इफेक्ट होता है, तो बताओ हमको रिस्क प्रीमियम कितना चाहिए? 2% कि 4%? वापस से बोल रहे हैं, मार्केट कितना परसेंट से बढ़ रहा है? 2%। मार्केट चेंज कितने से हो रहा है? 2%। बट कंपनी का रिस्क एज कंपेयर टू मार्केट डबल है। डबल है मतलब कंपनी का जो रिस्क एपेटाइट है वो डबल से इफेक्ट होता है अगर मार्केट चेंज होता है तो हमको रिस्क प्रीमियम 2% चाहिए। क्योंकि थोड़ा देर पहले अमित एक लाइन बोल रहा था, अमित बोल रहा था सर आप ये जो वर्ड लिखाए हो ना कंपनी रिस्क प्रीमियम, उसकी जगह आपने बोला कंपनी सिस्टमेटिक रिस्क प्रीमियम, उसने वर्ड चेंज किया, उसने बोला कंपनीज मार्केट रिस्क प्रीमियम। मैंने बोला रुक जा, सिर्फ मार्केट के उतार चढ़ाव से हमको पैसा नहीं चाहिए। मार्केट के कारण क्या होता होगा? कंपनी और ज़्यादा ऊपर नीचे होता होगा। तो क्या हमको सिर्फ कंपनी का ही चाहिए ना रिटर्न? हम तो यहाँ किसका निकाल रहे हैं? कंपनी का। तो बताओ हमको 2% से एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए कि 2 का अगर डबल हो रहा है तो 2 का डबल का एक्स्ट्रा 4% रिटर्न चाहिए? 4%। ये 2 क्या था? ये 2 क्या है? मार्केट अगर 1% से बढ़ता है तो पक्का शेयर्स 2% से यानी डबल से इफेक्ट होते हैं। तो अगर मार्केट कितने परसेंट से चेंज हो रहा है? 2%, तो शेयर्स कितने से चेंज होंगे? 4%। बोलो ये कंपनी का कौन सा हुआ बताइए कैलकुलेशन? कंपनीज रिस्क प्रीमियम, कि मार्केट के उतार चढ़ाव के कारण इक्विटी का शेयर्स कितने से ऊपर नीचे जाता। क्या बोलो क्लियर हो रहा है? इतना सा बात लिखेंगे प्लीज अब, और फिर छुट्टी। लिखिए इसके नीचे। Now, company's risk premium is company's dash risk premium. बताइए क्या वर्ड? सिस्टमैटिक रिस्क प्रीमियम। कंपनीज सिस्टमैटिक रिस्क प्रीमियम which is equals to मार्केट रिस्क प्रीमियम इनटू बीटा। here market risk premium is equals to मार्केट में कितना मिल रहा है वर्सेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना। मान लो गवर्नमेंट में 6% मिल रहा है, मार्केट में 10 मिल रहा है, तो व्हाट इज मार्केट रिस्क प्रीमियम? 4%। ये समझ में आया? क्या बोले? अभी सुने क्या बोले बताइए? गवर्नमेंट कितना दे रहा है? 6%, और मार्केट कितना दे रहा है? 10%। तो व्हाट इज मार्केट रिस्क प्रीमियम? तो हमको क्या 4 ही एक्स्ट्रा चाहिए? क्या हमको कंपनी में भी 4 एक्स्ट्रा चाहिए कि कंपनी अगर उस 4% के कारण जितने से इफेक्ट होता है वो चाहिए? मान लो कंपनी डबल इफेक्ट होता है तो हमको 8% रिटर्न चाहिए एक्स्ट्रा। तो मार्केट रिस्क प्रीमियम इज इक्वल्स टू RM माइनस RF। मार्केट रिस्क प्रीमियम इज इक्वल्स टू RM माइनस RF। बताइए हेयर
RM मतलब, RF क्या था बता चुके हैं ऑलरेडी, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो RM क्या है, मार्केट रिटर्न, यानी क्या, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। जैसे अभी बताया, मार्केट अगर 10% रिटर्न दे रहा है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर 6% दे रहा है, तो मार्केट एक्स्ट्रा कितना दे रहा है, 4%। बोलिए एवरीबडी, RM इज इक्वल्स टू मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। RF पहले से पता। बीटा इज इक्वल्स टू, पहले नाम बीटा, बेटा नहीं बीटा, कंपनीज सिस्टमैटिक रिस्क टूल, कंपनी सिस्टमैटिक रिस्क टूल लिखना। इट इज द स्टैटिस्टिकल टूल टू मेजर कंपनीज डैश रिस्क, कंपनीज सिस्टमैटिक रिस्क। If beta is equals to 1.5, it means, if beta is equals to 1.5, it means if market changes by 1%, then company's price / return would change by -%। अगर मार्केट 1% से बदलेगा, बीटा 1.5 है, तो बताइए कंपनी का रिटर्न कितने से चेंज होगा, 1.5% से। तो अगर मार्केट 1% से चेंज होता है, तो ये कितने से चेंज होगा, 1.5% से। इसी को बीटा बुलाते हैं। पक्का ये बीटा आपने बचपन में सुना है, मैं बताऊं कहाँ सुना, कोरिलेशन रिग्रेशन में। याद है, y इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स। मैंने उस दिन भी बोला था ये बीटा बहुत काम आएगा आगे जाके, कोरिलेशन रिग्रेशन, यही तो बीटा निकालना है। याद है उस बीटा का फॉर्मूला, एनीबडी, by on x bx on y। अच्छा सुना सुना लग रहा है, रिग्रेशन में by on x bx on y, सुना सुना लग रहा है। y on x मतलब y जब x पे डिपेंड करता है, और x on y मतलब जब x on y। याद आ रहा है, x y मार्केट एक तरफ, सुनना प्लीज सुनना, अगर इस तरफ मेरे लिए मार्केट है, क्योंकि मार्केट पे कौन डिपेंड कर रहा है बताइए, शेयर्स, तो ये y हो गया और ये कौन हो गया बताइए, x। आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं, by on x का आपने फॉर्मूला कुछ ये किया था, r इंटू एच डी ऑफ वाई बाई एच डी ऑफ एक्स। याद है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इनटू एच डी ऑफ वाई बाई एच डी ऑफ एक्स। निकालना नहीं है, डरना मत, ये सब चीज सिर्फ बता रहे हैं, निकालने नहीं आता। बट ये क्या इसका कैलकुलेशन था बताइए, बी का स्लोप, कि अगर मार्केट इतने से चेंज होगा तो शेयर का दाम कितने से चेंज होगा। मार्केट अगर इतने % से चेंज होगा तो शेयर का दाम कितने % से चेंज होगा। ये जो अपने फॉर्मूला सीखते हैं, यहां पे वाई क्या है बताइए, मेरे लिए वाई क्या है, वाई मेरे लिए वाई क्या है, शेयर्स, और एक्स क्या है, मार्केट। तो बीटा इज इक्वल्स टू आर, आर मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन मार्केट एंड शेयर, इनटू एच डी ऑफ व्हाट, स्टॉक या मार्केट या शेयर, सॉरी या शेयर, डिवाइडेड बाय एच डी ऑफ मार्केट। यानी बीटा का फॉर्मूला क्या है, आर इंटू, बोलिए, एच डी ऑफ स्टॉक बाई एच डी ऑफ मार्केट। लिखिए इस बात को नीचे, बीटा इज इक्वल्स टू, बीटा इज इक्वल्स टू, बीटा इज इक्वल्स टू, बीटा इज इक्वल्स टू आर इंटू, ये एच डी का साइन होता था याद है, उल्टा 6, ये भगवान सर बचपन का याद है तो, डिवाइडेड बाय एच डी ऑफ एम। बताइए आर मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन शेयर एंड मार्केट। दिस इज इक्वल्स टू एच डी ऑफ स्टॉक या शेयर।
एंड दिस इज इक्वल्स टू एच डी ऑफ मार्केट। डन। तो देयर फोर के ई इज इक्वल्स टू अल्टीमेट फॉर्मूला, प्लीज पूरा फॉर्मूला लिख के दिखाइए। इतना जो ज्ञान किए इसके थ्रू फॉर्मूला आया, बताइए। के ई इज इक्वल्स टू ऊपर लिखा हुआ है, के ई इज इक्वल्स टू ट्राई लीजिए, आर एफ था ना ऊपर, प्लस क्या किए थे बताइए, वो पूरा पार्ट, वो पार्ट में क्या आएगा मालूम, आर एम माइनस आर एफ, बस ये इनटू व्हाट, बीटा। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, विच इज कॉल्ड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। यानी कौन सा मॉडल? CAPM, फुल फॉर्म कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कोई भी एसेट का प्राइसिंग करने का मॉडल विलियम शार्प जी ने ये बताया, और कुछ इस तरीके से सोचा कि मार्केट में इतना तो कितना एक्स्ट्रा चाहिए वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल, RF is equals to 6%, RM is equals to 10%, beta is equals to 1.5. Calculate KE. Capital asset pricing model. Beta is equals to 1.5. Calculate KE. बताइए फॉर्मूला, के ई इज इक्वल्स टू आर एफ, परसेंट में रहने देना, इसमें तुम वो 0.06 मत करना, ऑलरेडी परसेंट में, वापस तुम परसेंट में चेंज करके मतलब नहीं, प्लस क्या माइनस क्या, 10 माइनस 6 इंटू कितना, 1.5। ध्यान रखना है 10 माइनस 6 का 1.5 हो रहा है, फिर 6 ऐड हो रहा है, तो 4 का 1.5 टाइम्स कितना होता है, 6 प्लस 6 आंसर 12% इसके। अब देखो इसको ठीक से 1 मिनट सुन लो, 10 माइनस 6 का मतलब मार्केट में इन्वेस्ट करने के कारण गवर्नमेंट से जितना एक्स्ट्रा चाहिए, क्या सिंपली 6 प्लस 4 10% हमको चाहिए, या मार्केट में जितना कमा रहे उतना ही चाहिए, कि कंपनी में उतार चढ़ाव ज़्यादा है? कैसे पता चला उतार चढ़ाव ज़्यादा है? बीटा क्या आया उसका बताइए, 1.5। पता है 1.5 इफेक्ट होता होगा, तो पहले तो जो 4% एक्स्ट्रा आया, हमको 4 नहीं, हमको 6 एक्स्ट्रा चाहिए। क्यों बताओ? अगर मार्केट 4% से चेंज होता है तो कंपनी 4 नहीं, कंपनी 6% से इफेक्ट होता है, क्योंकि इसका बीटा कितना है, 1.5। यही मान लो बीटा 0.9 होता, बीटा 0.9 होता, बीटा 0.9 होता तो कितना होता बताइए, 3.6। कितना आता? 3.6। यानी कम भी मिलेगा तो चलेगा। कोशिश करके सोच के बताइए किसका बीटा 1 से ज़्यादा होता होगा, किसका बीटा 1 से कम होता होगा। हिंट दे रहे हैं, साइक्लिकल कि नॉन साइक्लिकल। साइक्लिकल का क्या होता होगा, 1 से ज़्यादा। साइक्लिकल मतलब जो ज़्यादा उतार चढ़ाव देखते हैं, और नॉन साइक्लिकल मतलब जो कम उतार चढ़ाव देखते हैं। मतलब मार्केट भले ही 4% से बढ़ा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इतना से चेंज नहीं होता, वो थोड़ा कम से ही इफेक्ट होता है, इसलिए उनका बीटा क्या होता है बताइए, 1 से कम। किसका बीटा 1 से ज़्यादा होता है, साइक्लिकल कंपनी। नेक्स्ट क्लास नोट्स लिखवाएंगे, बट एक बार क्या केई का कैलकुलेशन क्लियर है? ऊपर जाके बस यहाँ कंप्लीट कर लो ना। ये जो लाइन बचा था, कौन सा एक लाइन बचा था बताइए, विलियम शार्प के नीचे मॉडल का नाम बताइए, मॉडल का नाम बताइए, अप्रोच का नाम बताइए। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में KE इज इक्वल्स टू, बड़ा इजी फॉर्मूला निकला लास्ट में, बट कुछ ज़्यादा ही कंसेप्ट दिए आज। मतलब अगर इसको जाके घर में जाके समेटोगे तो गजब मजा आएगा कि अरे बाप रे क्या सीखे हैं आज। बताइए क्या होता है? अल्टीमेट फॉर्मूला तो इजी है, मैं चाहता तो रटवा देता RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, बट क्या क्लियर है वाला फॉर्मूला? बताइए RF प्लस क्या, एक्स्ट्रा मार्केट रिस्क प्रीमियम इंटू बीटा, सिस्टमेटिक रिस्क टू। क्या डन है सबको? चलिए यहीं रख सकेंगे आज का क्लास। 11:15 पे मिलेंगे अपने इसके लिए, कॉस्टिंग के लिए। 20 मिनट का ब्रेक।